हेलो दोस्तों। हमने पिछले दो वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से भारत में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बाकी के शासक आते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं, उतने वो एक मतलब कि इस तरह से नहीं रहते हैं कि जिनकी सत्ता पूरे भारतवर्ष पे रहती है। तो जिस तरह से कमजोर शासक आते हैं, और उन्हीं के बीच में हमने एक और वीडियो लेके आया था कि अंग्रेजी कंपनियों का आगमन। तो किस तरह से एक भारत में कमजोर मुगल सत्ता और अंग्रेजी कंपनियों का जो आगमन होता है, और जितने भी कंपनी जो आती हैं यूरोप से, उनके अपने किस तरह से इंटरेस्ट रहते हैं भारत के साथ व्यापार को लेके। तो इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन इन द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार और जो बंगाल में होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने बंगाल को चुना है। इसका कारण ये है कि जो बंगाल उसमें बहुत ही एक रिचेस्ट, बहुत ही एक मतलब कि सोने की चिड़िया की तरह जो था वो भारत का प्रदेश था। और उस समय के बंगाल का मतलब हो गया कि जिसमें बिहार भी था, बांग्लादेश भी था, बांग्लादेश भी था और उड़ीसा भी था। ठीक है, ये सारे प्रदेश और बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा और आज का झारखंड, ये सारे प्रदेश उस समय बंगाल के अंदर में ही आते थे। और आज का जो प्रेजेंट वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहाँ की मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी हैं, तो वो सारे के सारे जो ये मतलब कि जो प्रदेश हैं, आसाम वगैरह भी आप ले लीजिए, ये सब उस समय बंगाल के अंदर ही आते थे। ठीक है, तो देखिए इसी कारण से इतना ये मतलब कि एक शानदार प्रदेश था कि यहाँ पर कपास की खेती भी होती थी, जूट की खेती भी होती थी, ये प्रोडक्शन यूनिट भी था। तो ये एक बहुत ही मतलब कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का बहुत बड़ा माध्यम था बंगाल। यही कारण था कि जो केंद्रीय सत्ता मुगलों की थी दिल्ली में, वो चाहती नहीं थी कि अपना नेतृत्व जो है बंगाल पे छोड़े। वो चाहते थे कि बंगाल पे उनका कब्जा बना रहे। और जितने भी यूरोपियन कंपनीज थी, ऑल यूरोपियन कंपनीज हैड ट्रेडिंग स्टेशन इन बंगाल। बंगाल में सभी यूरोपीय कंपनियों का ट्रेडिंग स्टेशन था। सब बंगाल में बिजनेस करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही रिचेस्ट और बहुत ही एक रिच प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सूबेदार आता है, जब जब केंद्रीय सत्ता मुगलों की कमजोर होती है, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां था जो इसने पृथकीकरण, मतलब कि जो बंगाल का जो सेपरेशन एक मुगलों से मतलब कि जो शुरू हुआ, ठीक है, वो मुर्शीद कुली खां के टाइम में ही हुआ था। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां जो था वो मुगलों का सूबेदार था और बंगाल में। उसने क्या किया कि 1717 में उसने कैपिटल जो था ढाका से उसको ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद कर दिया उसने। ठीक है, और यह पहला एक इंडिपेंडेंट फाउंडर था, मतलब पहला एक संस्थापक था जिसने पृथक रूप से बंगाल पे राज किया। ठीक है, तो और 1717 में जब वो ट्रांसफर कर रहा था मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी, उसी समय जो वहां पे जो फरुख सियर, जो वहां पे मतलब कि दिल्ली में बैठा हुआ मुगल शासक था, उसने अंग्रेजों को राइट दे दिया कि आप जो है फ्री ट्रेड बंगाल से कर सकते हैं। फ्री ट्रेड जो है बंगाल से कर सकते हैं। ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि बंगाल का प्रथम जो मतलब कि इंडिपेंडेंट जो एक किंग था, मतलब कि नवाब था, वो मुर्शीद कुली खां ही था। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां का जो टेन्योर था वो कितना था, 1717 से लेके 1727 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और उसके बाद जब ये मुर्शीद कुली खां के बाद जो अगला शासक आता है अलवर्दी खां। लेकिन देखिए 1727 के बाद से लेके 1740 तक बीच में गैप है। तो इस बीच में जो है सुजाउद्दीन करके शासक रहता है, नवाब रहता है, वो राज करता है यहाँ पे 1727 से लेके 1739 तक। और उसके बाद एक सरफराज आता है, वो जो है 1739 से लेके 1740 तक यहाँ पे राज करता है बंगाल पे। उसी के सरफराज के टाइम में ही एक मतलब कि समझ आइए कि आर्मी का एक जनरल हुआ करता है जिसका नाम था अलवर्दी खां। ये सरफराज के टाइम में ही ये क्या करता है, अलवर्दी खां सरफराज की हत्या कर देता है। ठीक है, इसकी हत्या करने के बाद
मतलब कि मुगलों को लगता है कि भाई इसने तो हमारे एक सूबेदार को मार दिया यहाँ पे, मतलब कि तो उसके बाद ये क्या करता है, 2 करोड़ रुपए का जो एक मतलब कि नजराना जो है, मतलब कि एक तरह से मुगलों को भेजता है ये अलवर्दी खां। और अलवर्दी खां के टाइम में ही 5 बार जो है रघुनाथ राव ने हमला किया था। तो रघुनाथ राव ने क्या किया, रघुनाथ राव के हमलों से बचने के लिए जो उड़ीसा का पूरा रेवेन्यू था उसने मराठाओं को सौंप दिया। ये अलवर्दी खां के टाइम के सारे इंसिडेंट हैं। और यही समय था जब जो अंग्रेज थे, ठीक है, उन्हें फोर्ट विलियम को यहाँ पे किलेबंदी करना शुरू कर दिया था अलवर्दी खां के टाइम में ही। और अलवर्दी खां ही ने ही कहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उसने दिया था कि अंग्रेज उन मधुमक्खियों के छत्ते की तरह हैं, अगर हम उनको ना छेड़ें तो शहद देती है, और छेड़ेंगे तो काट काट के मार डालेंगी। ये अलवर्दी खां ने ही इस बात को कहा था। और 1740 से लेकर 1756 तक इसने जो है मतलब कि राज किया था अलवर्दी खां ने बंगाल के ऊपर। ये नवाब था बंगाल का। और अलवर्दी खां के टाइम से ही एक अलग बंगाल का निर्माण शुरू हो गया था। और अलवर्दी खां का कोई भी बेटा नहीं था। ये अलवर्दी खां जो था इसका कोई भी सन नहीं था। इसकी 3 बेटियां थी जो ढाका, पूर्णिया और पटना में जिनकी शादी हुई थी। और जो पटना की जो बेटी रहती है उसका जो सन होता है उसका नाम होता है सिराजी दौला, ठीक है, वो फिर बनता है बंगाल का नवाब, ठीक है। ये अलवर्दी खां का समझ जाइए एक तरह से, मतलब कि मतलब उसका तो कोई सन था नहीं, तो उसकी बेटी का ये मतलब कि सन रहता है, वही जो है यहाँ पे राजा बनता है। और ये जो सिराजुद्दौला है ये मतलब कि अंग्रेज और फ्रेंच, ठीक है, दोनों को बोलता है कि भाई आप जो है यहाँ पे मतलब फोर्टिफिकेशन मत कीजिए, यहाँ पे कोई भी मतलब कि निर्माण कार्य मत कीजिए। ये दोनों को वार्न करता है, ठीक है, अल्टीमेटम देता है ये। तो फ्रेंच तो रुक जाते हैं इसके अल्टीमेटम से, लेकिन अंग्रेज नहीं रुकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपनी सेना लेके जाता है और फोर्ट विलियम को जो है वो डिमोलिश कर देता है, मैंने उसको ध्वस्त कर देता है सिराजुद्दौला। और ये भी बोलता है कि जो मतलब कि आप टैक्स मतलब कि जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो उसमें आपको टैक्स नहीं लगता है, और जो इंपोर्ट में जो मतलब कि एक मतलब कि जो अंग्रेज जो थे मतलब कि जो भारतीय व्यापारियों को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट को यहाँ सपोर्ट करते थे, उसका मतलब कि इसने बोला कि उसका भी मिसयूज बंद होना चाहिए। और इंग्लिश कंपनी शुड नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू द एनिमी ऑफ नवाब। उसने ये भी बोला कि भाई आप जो है किसी भी ऐसे आदमी को आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे जो नवाबों के खिलाफ काम कर रहा हो, ठीक है। एंड नवाब अटैक एंड कोलकाता, उसने कोलकाता पे भी हमला किया था। और इसी के समय में एक घटना हुई थी ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है, काल कोठरी की घटना। ये 20 जून 1756 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था इस घटना में, इस घटना में एक 18x14 का रूम था। उसमें एक अंग्रेज का एक सेना नायक हुआ करता था, उसका नाम था हॉलवेल। तो हॉलवेल ने कहा कि अब पता नहीं हॉलवेल ने झूठ बोला है या सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन वो बोलता है कि 146 ब्रिटिशर्स को इसने 14x18 कमरे में बंद कर दिया था। और जब सुबह हुआ तो ओनली 23 लोग ही जो है इसमें से जिंदा बच पाए थे। तो ये एक इस घटना को बहुत प्रचार किया गया, ठीक है, और सिराजुद्दौला के खिलाफ इसको यूज किया गया। तो फिर देखिए ये जो दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था तो उसमें एक ट्रीटी हुई, अलीनगर की ट्रीटी, ठीक है। तो इसमें बोला कि हम दोनों शांति बना के रखेंगे, ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, और हम लोग मतलब कि एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। फिर देखिए कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1757, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसी के कारण जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। जो बाकी जो 2 बहनें थी मतलब कि बेटियां थी अलवर्दी खां की, ठीक है, वो मतलब आपस में ही घर में उनके बीच में एकता नहीं रहा कि वो चाहते थे कि मतलब कि मेरा भी बेटा राजा बने या हम भी सत्ता की मलाई को एंजॉय करें। तो वो नहीं कर पाए इसको। इसलिए क्या हुआ कि इन सब ने षड्यंत्र रचा, और जो लोग मतलब सिराजुद्दौला के खिलाफ थे वो सारे लोग हैं जाके मिल जाते हैं अंग्रेज से। और अंग्रेज से मिलने के बाद जो है एक लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई।
सो उसका नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव करता है ब्रिटिश की तरफ से। और इधर से सिराजुद्दौला रहता है, जिसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति रहता है मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति जो मीर जाफर होता है वो सिराजुद्दौला को धोखा देता है और वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल जाता है। और एक होता है राय दुर्लभ, ये एक दीवान हुआ करते थे, ये भी अंग्रेजों के साथ जाके मिल जाते हैं। अगले जो थे घसीटी बेगम, जो इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, ये भी जाके मिल जाती है अंग्रेजों से। और अमीन चंद एक व्यापारी होते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों से जाके मिल जाते हैं और इस लड़ाई में जो है वो अंग्रेजों का साथ देते हैं। अगला था एक जगत सेठ, एक बहुत बड़े बैंकर थे, ये भी जाके मिल जाते हैं अंग्रेजों से और ये भी जो है मतलब कि इस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ रहते हैं। और जो लोग जो थे मीर मदान और मोहन लाल जो सपोर्ट करते हैं सिराजुद्दौला को, वो दोनों के दोनों इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, तो यही एक देखिए यहाँ पे एक ये मोन्यूमेंट्स है ये प्लासी की लड़ाई को लेके। अब आलमगीर टू वाज द मुगल एम्पायर एट द बैटल ऑफ एट द टाइम ऑफ बैटल। सो आलमगीर टू जो थे द्वितीय जो थे वो उसमें मतलब कि दिल्ली में जो मुगल सत्ता थी उसके वो बादशाह थे, वहां पे किंग थे। और जो मीर जाफर था जिसने जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसने साथ दिया था अंग्रेजों का, उसको जो है अंग्रेज राजा बना देते हैं। ठीक है, नवाब बना देते हैं बंगाल का। और क्या होता है कि ये एक पपेट की तरह काम करता है, मतलब कि जो अंग्रेज बोल चाहते हैं वही काम ये करता है। सो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर वाज अपॉइंटेड एज ए नवाब ऑफ बंगाल। तो इसको अंग्रेज जो है अपना पपेट के रूप में वहां बना देते हैं कि भाई जो मतलब कि कहेंगे हम वो सुनेगा। ये देखिए यहाँ पर दो टेन्योर दिया गया है। पहला टेन्योर इसका था 1757 से लेके 60 तक और फिर था 1763 से लेके 65 तक। दो टेन्योर इसके रहते हैं मीर जाफर के। तो मीर जाफर जब ये कर रहा होता है सब कुछ, इसी के बीच में क्या होता है कि इसका एक दामाद होता है। एक्चुअली सी इसने क्या क्या किया था मीर जाफर ने, ही ग्रांटेड फ्री ट्रेड टू द ब्रिटिशर्स इन द बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा एंड 24 परगना। तो इन क्षेत्रों के लिए फ्री ट्रेड जो है ये देता है मतलब कि अंग्रेजों को। लेकिन इसी समय इसका एक दामाद होता है जिसका नाम था मीर कासिम। तो इसका ये दामाद कहता है कि आप अगर मुझे बंगाल का नवाब बना देंगे तो मैं आपको और ज्यादा जो है रियायत दूंगा, और ज्यादा जो है आपको सुविधाएं दूंगा। ठीक है, तो मीर कासिम वाज द लास्ट वर्जिन नवाब ऑफ द बंगाल हु लेजिटिमाइज्ड हिज पोजीशन बाय ऑब्टेनिंग द फॉर्मेट फ्रॉम मुगल एम्पायर शाह आलम टू। सो देखिए अब ये मीर कासिम क्या करता है कि ये तो बन जाता है नवाब 1760 में, लेकिन ये जो है ये बहुत ही मतलब एक महत्वाकांक्षी टाइप का रहता है, सेल्फ लीडर रहता है। ये क्या करता है सबसे पहले कि अपना जो इसका कैपिटल है मुंगेर शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद से। ये सबसे पहला काम ये करता है। ये 1762 में इस काम को किया जाता है कि जब मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी ये शिफ्ट करता है, क्योंकि ये चाहता है कि जो अंग्रेजों का कलह है, क्लेश है, जो वहां पे बार बार कोलकाता में लड़ाई हो जाती है, वहां से पहले अपनी राजधानी को दूर शिफ्ट करना है। और ये बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म करता है। इसके टैक्स रिफॉर्म से क्या होता है कि जो भी इंडियन के व्यापारी थे, जो यहाँ लोकल व्यापारी थे, उनको इस टैक्स रिफॉर्म से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और ये अपने आर्मी जो होती है उसको यूरोपीय पैटर्न पे, जिस तरह से यूरोपीय अपने आर्मी को चलाते थे उसमें यूरोपियंस, उस तरह से अपनी आर्मी को ये पूरी तरह तैयार करता है। फाइनली मीर कासिम डिसाइडेड टू असर्ट हिज अथॉरिटी एंड कॉल्ड अपॉन द इंग्लिश टू स्टॉप मिसयूज ऑफ दस्तक। ठीक है, दिस अल्टीमेटली लीड द बैटल ऑफ बक्सर। तो ये अंग्रेजों को बोलता है कि भाई जो अपना जो टैक्स का यूज करने का तरीका है उसको आप बंद कीजिए, उससे भारतीय व्यापारियों भारतीय कामगारों को घाटा हो रहा है। तो ये चेतावनी देता है। ये सब अंग्रेज सोच ही रहे थे कि भाई इसको हटाना बहुत जरूरी है मीर कासिम को, क्योंकि ये तो अब हमारा साथ दे नहीं रहा है। उसी समय क्या होता है कि फिर इसको हटा के मीर कासिम को फिर वापस वो मीर जाफर को ले आते हैं। जो आप देखिए मीर जाफर के बारे में दिखाया गया है कि 1757 से लेके 1760 तक ही राज करता है, फिर 63 से लेके 65 तक यहाँ पे ये नवाब रहता है। फिर वो मीर जाफर को ले आते हैं। और जो मीर कासिम ने अपनी सत्ता खो दी थी, ठीक है, तो मीर कासिम क्या करता है अपनी सत्ता खोने के बाद, ये जाके मिलता है उसमें जो दिल्ली में मुगल सम्राट थे शाह आलम टू। ठीक है, सुजाउद्दौला जो नवाब थे अवध के, उसमें अवध एक बहुत ही मजबूत प्रदेश हुआ करता था और बहुत ही मतलब टैक्स कलेक्शन भी वहां से काफी हुआ करते थे।
तो जाके उनसे मिलता है और बिहार के बक्सर में एक लड़ाई शुरू होती है जिसका नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो करते हैं, मेजर मुनरो। आपको पता होगा जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें क्लाइव था, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में क्या होता है कि सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम टू मुगल एम्पायर और उसके बाद जो है आपके मीर कासिम बंगाल का नवाब है, तीनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, तीनों एक साथ रहते हैं और इधर से अंग्रेज रहते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है इन तीनों को हरा देते हैं। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों का जो है सिक्का जम जाता है भारत में। ठीक है, अब अंग्रेज ये समझ गए थे कि अब भारत में उनके सामने चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में उनके सामने चुनौती देने के लिए कोई नहीं मतलब कि बचा है। और उसकी लड़ाई के बाद क्या होता है, वारेन हेस्टिंग वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। दिस विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स मेड द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड कंटेंडर फॉर द सुप्रीमेसी ओवर द होल कंट्री। वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे। अंग्रेजों की इस जीत ने उत्तरी भारत में अंग्रेजों को एक महान शक्ति बना दिया। आपको पता ही है कि अब कोई बचा नहीं था। देखिए जहां प्लासी की लड़ाई में मतलब कि अंग्रेजों ने मतलब कि कुछ जैसे मिला लिया था जो भी मतलब कि मीर जाफर थे, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, अमीन चंद, जगत सेठ, इनको मिला के कॉन्स्पिरेसी किया था। कॉन्स्पिरेसी के दम पे इन्होंने प्लासी की लड़ाई जीता था। लेकिन ये जो बक्सर की लड़ाई थी इसमें कंप्लीटली मिलिट्री डोमिनेंस मतलब कि जो पूरी तरह से अंग्रेजों की जो आर्मी थी उसने रौंद दिया। जो भारत में तीन जो नवाब थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल्स। ठीक है, तो अब कोई भी यहाँ चैलेंज करने के लिए बचा नहीं था इनको। देर वाज नो वन इन इंडिया हु कैन चैलेंज द ब्रिटिशर्स। द एरिया अप टू इलाहाबाद वाज नाउ अंडर द ब्रिटिश एंड द डोर ऑफ दिल्ली वाज नाउ ओपन फॉर द ब्रिटिशर्स। अब दिल्ली इनके लिए पूरा तरह खुल चुका था क्योंकि उन्होंने मुगलों को भी हरा दिया था। तो जब ये लड़ाई होती है बैटल ऑफ बक्सर, जब इसमें ये हार जाते हैं तीनों के तीनों, उसके बाद जो है एक समझौता किया जाता है जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की पहली संधि। तो इलाहाबाद की पहली संधि में क्या होता है कि दिस वाज साइन बिटवीन द इंग्लिश एंड शाह आलम टू, जो मुगल सम्राट थे। शाह आलम टू गॉट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा एंड इलाहाबाद एन एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख। इन रिटर्न द ब्रिटिश ऑब्टेन्ड द दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो इनके बीच में जो जो ये अवध का क्षेत्र हुआ करता था, कारा एंड इलाहाबाद, इनको भी छीन लिया जाता है अवध से और ये मुगलों को दिया जाता है और इनको 26 लाख की वार्षिक पेंशन दी जाती है शाह आलम टू को। और इसके बदले में ये क्या करते हैं कि बंगाल और बिहार में टैक्स कलेक्शन करने का इनको राइट मिल जाता है अंग्रेजों को। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सुजाउद्दौला और अवध के बीच में होता है, जो अवध के नवाब थे उनके बीच में होता है। इसमें जो है ये मतलब कि झूठ मूठ की इस लड़ाई में कूदे थे, इसलिए इस युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए इनको 50 लाख रुपए भुगतान करना पड़ता है। अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप इस लड़ाई में क्यों कूद गए, 50 लाख रुपए आप भरिए। द कंपनी वाज ग्रांटेड फ्री ट्रेडिंग राइट इन द प्रोविंस ऑफ अवध। अब फ्री ट्रेडिंग राइट भी अंग्रेजों को मिल गया यहाँ पे कि भाई हम यहाँ बिजनेस करेंगे अवध क्षेत्र में। द नवाब वाज मेंटेन द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट एट हिज ओन एक्सपेंस इन द अवध। मतलब कि नवाब को अपने खर्च पे एक ब्रिटिश टुकड़ी को अवध में बना के रखना होगा। ठीक है, और अवध एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा एंड इलाहाबाद वाज टू बी रीस्टोर्ड टू द नवाब। हमने कारा और इलाहाबाद जिलों को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र थे अवध के नवाब को उन्होंने दे दिया ब्रिटिशर्स ने। अब ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल ये देख लेते हैं हम लोग। सो ड्यूअल गवर्नमेंट जो बंगाल में है इसमें क्या था इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्यों आया, इसका बहुत बड़ा एक कारण है क्योंकि अंग्रेज जो थे उसमें नहीं चाहते थे कि मतलब कि डायरेक्ट वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लें, डायरेक्ट जो प्रशासनिक काम है वहाँ पे किसी भी राज्य का उसमें वो भाग लें। तो वो क्या करते थे कि जितना भी टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन, मिलिट्री, पुलिस, जजेज, इन सब को हैंडल जो है अंग्रेज करते थे और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था वो दे देते थे ये लोकल जो वहाँ के नवाब हुआ करते थे। क्योंकि अंग्रेजों को उतना कस्टम पता नहीं था, रूल पता नहीं था, कल्चर पता नहीं था, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है वो सब पता नहीं था अंग्रेजों को और उतना ज़्यादा मैन पावर इमीडिएटली ला नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन को संभालिए और टैक्स कलेक्शन का काम जो हुआ, जुडिशरी जो हुआ, मिलिट्री, पुलिस, ये सबको हम देखेंगे। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऑफ 1765 रिजल्टेड इन ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन और डायरकी इन बंगाल। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है दो तरह की शासन व्यवस्था लागू हुआ। मैंने बताया है कि एक जो टैक्स कलेक्शन का काम जो था वो अंग्रेज करेंगे, टैक्स कलेक्शन का काम, और जो दूसरी तरफ था एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाने का काम है वो जो है जो लोकल नवाब थे वो करते थे। अंडर दिस रिजीम एस्टेब्लिश बाय क्लाइव इन 1765 द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब। तो क्लाइव ने इसको शुरू किया था और नवाब और कंपनी के बीच में इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड हुआ था। Thus, the British not only had the military power and the right to collect the revenue, but also control judicial and police powers. तो मैंने बताया ही है इसको कि अंग्रेजों के पास न केवल सैन्य शक्ति और राजस्व एकत्र करने का अधिकार था, बल्कि न्यायिक और पुलिस शक्तियां भी वो नियंत्रित कर रहे थे। द दीवानी राइट्स वर गिवन टू द मोहम्मद रजा खान फॉर द बंगाल। सो बंगाल का जो था रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम दिया गया मोहम्मद रजा खान को, और बिहार का दिया गया राजा सिताब रॉय को, और राजा दुर्लभ रॉय को दिया गया उड़ीसा के लिए कि भाई आप इन सब अलग अलग जगहों पे जो है रेवेन्यू का कलेक्शन कीजिए, टैक्स का कलेक्शन कीजिए। अभी इस सिस्टम का जो अंत है, जो ड्यूअल गवर्नमेंट द्वैध शासन प्रणाली जो थी, इस सिस्टम का अंत जो है ये वैरन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था 1772 में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं जो बंगाल से जुड़ी हुई हैं और जो हर तरह के एग्जाम में रेलवे हो, एसएससी हो, वहां पे पूछी जाती हैं। मैं जल्द ही इसके ऊपर 30 to 40 MCQ लेके आऊंगा बंगाल ऑफ नवाब को लेके। सो थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।